गोपाल और माधव दोनों पड़ोसी थे। दोनों ही गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाते थे। गोपाल स्वभाव का बहुत ही सीधा साधा था, जबकि माधव बहुत ही चालाक स्वभाव का था। दोनों रोजाना सुबह आइसक्रीम की फैक्ट्री जाते, आइसक्रीम भर कर बाजार में बेचते और उसमें से जो कमाई होती वो किराया देकर बाकी बचे हुए पैसों से दोनों के घर का गुजारा चलता था। क्या हुआ माधव, आज आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं चल रहा है? माल नहीं लाना क्या? नहीं भाई, अभी तो बहुत माल बचा हुआ है। पहले कुछ दिन ये वाली आइसक्रीम तो बेच लूं, तुम ले जाओ अगर तुम्हारी खत्म हो गई है तो। अच्छा ठीक है भाई, मेरा तो माल खत्म हो गया है, मैं भरवा कर लाता हूँ, ठीक है। गोपाल आइसक्रीम लेने चला जाता है, तभी माधव की पत्नी आ जाती है। अजय तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, एक आइसक्रीम भी नहीं बेच पाते हो। उस गोपाल को देखो, रोजाना ठेली भरकर आइसक्रीम बेच आता है। सब गलती तुम्हारी है। तुम एक ही जगह खड़े होकर आइसक्रीम बेचते हो और गोपाल है बाजार में घूमता ही रहता है, तभी उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। कह तो तू ठीक रही है सरोज, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? गोपाल के तो सारे ग्राहक बंधे हुए हैं। अगर मैं अब आइसक्रीम बेचने गया तो कोई मुझसे भला क्यों खरीदेगा? अरे मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। तुम एक काम करो, तुम गोपाल के उठने से पहले ही निकल जाया करो और जाकर जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम बेच दिया करो। ये ठीक रहेगा, कल से मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन माधव गोपाल के उठने से पहले ही आइसक्रीम बेचने चला गया, पर वो हैरान रह गया कि किसी ने भी उससे आइसक्रीम नहीं खरीदी। तभी थोड़ी देर बाद गोपाल आइसक्रीम बेचने आया तो उसकी ट्रॉली पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। गोपाल भैया, मुझे संतरे वाली देना। गोपाल भैया, आप मुझे दूध वाली। अरे गोपाल, जरा आम वाली दो आइसक्रीम देना। अभी देता हूँ भैया जी। गोपाल के आसपास भीड़ देखकर माधव ईर्ष्या से भर जाता है और घर वापस लौट आता है। अच्छा तो ये बात है, अब इस गोपाल के बच्चे का कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक और तरकीब है, कान इधर लाओ। माधव की पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। अगले दिन जब गोपाल आइसक्रीम बेचने निकला तो माधव भी उसके साथ जाने लगा। अरे गोपाल भैया, आइसक्रीम फैक्ट्री की ओर जा रहे हो क्या? चलो दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपनी ट्राली में आइसक्रीम भरवानी है। अच्छा चलो साथ ही चलते हैं। आज सोच रहा हूँ ज्यादा माल भर लूं। आज माल कुछ उधार में उठा लूंगा, बिक्री नहीं होगी तो मालिक को वापस कर दूंगा। इसी बहाने अच्छी कमाई हो जाएगी। कमाई तो तब होगी ना तेरी, जब तेरी आइसक्रीम बचेगी। गोपाल और माधव दोनों आइसक्रीम भरवा कर अपनी अपनी ट्रॉली बाजार लेकर निकलते हैं। तभी माधव गोपाल से कहता है, गोपाल भैया चलो ना, आज इस नदी के रास्ते से चलते हैं, बाजार जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, आज इस रास्ते से चलते हैं। वैसे तो हम दोनों साथ में बहुत कम निकलते हैं, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी। माधव गोपाल के साथ नदी किनारे से बाजार की ओर जा रहा था। गोपाल माधव के साथ बातों में लगा हुआ था। तभी माधव गोपाल को जोर का धक्का दे देता है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम की ट्रॉली फिसलती हुई नदी में चली जाती है। माधव, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बड़ा आया था आइसक्रीम बेचने वाला, अब बेच कर दिखा। आज तेरी सारी आइसक्रीम नदी में गिराकर मुझे बहुत सुकून मिला है। अब तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू नई आइसक्रीम खरीद सके, और साथ ही साथ तेरी आइसक्रीम की ट्राली भी नदी में चली गई। अब मालिक को पैसे कैसे देगा? मैं तो चला आइसक्रीम बेचने, अब तू यहाँ रोता रहे। माधव अकड़ता हुआ आइसक्रीम बेचने चला जाता है। गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हे भगवान, मेरी तो सारी पूंजी इस आइसक्रीम में लगी हुई थी। अब मैं क्या करूँगा? मेरा अपना साथी ही गलत निकला। माधव ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। गोपाल लगातार रोए ही जा रहा था। रोने के कारण उसके आंसू नदी में गिर रहे थे। अचानक नदी में से एक देव प्रकट होते हैं। गोपाल उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त ने मेरी सारी आइसक्रीम की ट्राली इस नदी में गिरा दी। गोपाल नदी के देव को सारी बात बताता है। मैं इस नदी का देव हूँ। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली देता हूँ, जो हमेशा जादुई आइसक्रीम से भरी रहेगी। तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी के देव, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। नदी के देव से जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर गोपाल खुशी खुशी बाजार पहुंचता है। उसे आइसक्रीम बेचता देख माधव हैरान रह जाता है। गोपाल माधव की तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि माधव ने उसके साथ कितनी बड़ी मक्कारी की थी। अरे मैं तो इसकी आइसक्रीम की ट्राली नदी में फेंक कर आया था, फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रहा है? और सारे ग्राहक फिर से इसकी आइसक्रीम खरीदने चले गए। मुझे इससे पूछना चाहिए। माधव मीठी मीठी बातें करके गोपाल से सारी सच्चाई उगलवा लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब ये जादुई आइसक्रीम बेचेगा, अब तो ये बहुत अमीर हो जाएगा। मैं भी तो अमीर बन सकता हूँ। मैं भी कल उस नदी के पास जाऊंगा और अपनी ट्राली जानबूझकर नदी में गिरा दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा।
अगले दिन माधव नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम से भरी ट्रॉली नदी में फेंक देता है और घड़ियाली आंसू बहाने लगता है। उसका रोना सुनकर नदी के देव प्रकट होते हैं। नदी के देव अपनी अदृश्य शक्तियों से पहचान जाते हैं कि ये वही माधव है जिसने गोपाल की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में जानबूझकर फेंकी थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब मेरे दोस्त गोपाल ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गया। अब आप मुझे जल्दी से जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली दे दो ताकि मैं जादुई आइसक्रीम बेचकर अमीर हो जाऊँ। तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे सामने सरासर झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम वही माधव हो जिसने गोपाल की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से वरना, और हाँ, अगर तुमने गोपाल को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं यहीं से अपनी अदृश्य शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। खबरदार रहना। नदी के देव का क्रोध देखकर माधव डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। माधव को उसके पाप का दंड मिल जाता है। धनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। राधा की भाभी कमला स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी ऐरे गहरे से हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो राधा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन कमला बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से राधा की शादी कर दूं, तो हम उस आफत से छुटकारा पालेंगे और हमें 1 रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सिर से बला टल जाएगी। फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था। तभी वो योगेश से बोली, योगेश, मैंने अपनी राधा के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कमला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भाभी हूँ। माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढ कर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। है? कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम सोहन था। ये सारी युक्ति कमला की ही थी। उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे खानदान का लगे। सोहन तैयार होकर घर आ जाता है। सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। सोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारी माता जी से मेरी बात हुई थी 50,000 रुपए। बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा और अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। राधा मेरी इकलौती बहन है। अरे, आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा सोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और ये है सारी सच्चाई राधा। तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो
तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो, पर आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। राधा सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। सोहन और राधा मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो राधा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वे गुजारा करते थे। एक दिन सोहन और राधा जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं एक गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। राधा और सोहन किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहाँ नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? सोहन उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ हाँ, सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन राधा को देखकर बहुत खुश था, पर कमला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियाँ की थी उनकी वो सजा भुगत रही थी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, ऐसा न कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधा वापस अपने घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।